The activity of enzyme most likely relate to the temperature of the reaction environment. इन चारों में से आपसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर के रिगार्डिंग में एंजाइम की एक्टिविटी को लेकर के कौन सा ग्राफ आपको सही रिप्रेजेंट करता है उस एंजाइम की एक्टिविटी को लेकर के। तो यहाँ पे दो आपको एक्सिस दे रखे हैं। पहला आपको दिया हुआ है ए वाला, मीन्स ये वाला एक्सिस दैट इज द एंजाइम एक्टिविटी का। और वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी सभी का आंसर यही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी क्यों सही नहीं है, मतलब क्या रीजन है? ये मैं टिक लगा देता हूँ कि आपको ये। हम्म। 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 सोचिए, प्रॉब्लम इतना बड़ा बना के दिया लेकिन छोटा पूछा तो छोटा सा चीज़ है। इसमें नॉर्मली सिर्फ यही पूछ रखा है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है एंजाइम पे, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है और कैसा उसका ग्राफ बनता है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के मतलब लोअर और हाइयर दोनों ही कंडीशन पे आपके एंजाइम क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसा कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि मान लीजिए अगर इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस से अगर ये अबव जाएगा तो क्या होगा, सारा का सारा एंजाइम आपका डी नेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नेचर। और 40 से अगर ये बिलो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो जो फ्रीजिंग कंडीशंस होती है वो आपके एंजाइम्स को क्या करती है, इनएक्टिव करती है। जबकि हाइयर जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, डी नेचर करता है। तो डी नेचरेशन के भी टाइम पे आपका एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, इनएक्टिवेशन के टाइम पे भी एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। चूंकि यहाँ पे ग्राफ में आपको यही दिख रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है 20 to 40, वैसे वैसे आपका यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी की और ही बढ़ रही है। मैक्सिमम 40 पे आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद फर्दर इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ड्रॉप डाउन हो जा रहा है, मीन्स गिर जा रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि अब एंजाइम जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। जो भी उसके एक्टिव साइट्स में बॉन्ड बने हुए होंगे वो सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेकआउट हो जाएंगे। और जब ब्रेकआउट हो जाएंगे तो उनकी एंजाइम की एफिशिएंसी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आप सब लोगों ने सही लगाया। सो ये आपके पार्ट सी का क्वेश्चन था। सो इतनी आसानी तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर ऑफ एन एंजाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं और एलोस्टेरिक इफेक्टर क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि एंजाइम्स के पास नॉर्मली क्या होते हैं, एक एक्टिव साइट्स होता है, और उस एक्टिव साइट से कोई भी सबस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड करता है। और उस सबस्ट्रेट से बाइंड करने के बाद उसको एक्टिविटी करेगा एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट्स के अलावा एंजाइम्स के पास एक दूसरा साइट्स होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं करता, बट वो उसके एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और ऐसे साइट्स को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट्स के नाम से जाना जाता है। तो एलोस्टेरिक जो साइट होगा वो बेसिकली क्या करता है कि ये एलोस्टेरिक साइट मीन्स वॉट, दैट इज ऐसा साइट जो कि एंजाइम का एक्टिव साइट ना हो, दूसरा साइट मीन्स साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज द एलोस्टेरिक साइट। और यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या करता है, आकर के बाइंड करता है। तो दो तरीका है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बाइंड करने का। एक मॉलिक्यूल हो सकता है आपका नेगेटिव रेगुलेटर हो, और एक क्या होगा, पॉजिटिव रेगुलेटर हो। तो मान लीजिए अगर आपका ये पॉजिटिव है और आपका ये क्या है, नेगेटिव है, तो जब ये बाइंड करेगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या करेगा, बढ़ाएगा। और अगर ये बाइंड करेगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या करेगा, कम करेगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा किसके बारे में है, पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर। मतलब ये जो मॉलिक्यूल होगा उसका क्या रोल होगा, मीन्स किस तरीके से आपका पॉजिटिव एलोस्टेरिक एंजाइम इफेक्टर जो मॉलिक्यूल होगा वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग उसको पढ़िए और आप में से जो आंसर आपको लगता है आप उसे बताइए, फिर इसका डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है, अ कंपाउंड अदर देन सबस्ट्रेट विच बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये गलत है। ओके, अ कंपाउंड अदर देन सबस्ट्रेट विच बाइंड टू द एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट्स। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि एक्टिव साइट्स के अलावा में क्या होंगे, आपके एलोस्टेरिक साइट्स होंगे। यहाँ पे कोई अगर कंपाउंड बाइंड करेगा तो उसको आप एलोस्टेरिक रेगुलेशन बोलते हैं। एक चीज़ और भी है, यहाँ पे सारे एंजाइम्स एलोस्टेरिकली रेगुलेट नहीं किए जाते, मीन सभी के सभी एंजाइम्स एलोस्टेरिक नहीं होते हैं। सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि एलोस्टेरिक रेगुलेशंस की साइट पाइस में पाई जाती है। सो एलोस्टेरिक साइट का पाया जाना कोई एंजाइम की प्रॉपर्टी नहीं है। कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में से एलोस्टेरिक साइट भी आता है कि नहीं आता, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि उस क्लास के या उस मेंबर के
सारे ऑर्गेनिज्म में या सारे मॉलिक्यूल्स में क्या हो, प्रेजेंट होता हो, मतलब पाया जाता हो। जैसे अगर हम लोग बात करें तो एंजाइम का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, एक्टिव साइट्स होगी। मतलब ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जिस एंजाइम के पास उसका एक्टिव साइट ना हो। अगर एक्टिव साइट नहीं होगा तो वो एंजाइम भी नहीं होगा। लेकिन एलोस्टेरिक साइट को लेकर के ये बात लागू नहीं होती है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि एलोस्टेरिक साइट एंजाइम्स का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में से नहीं आता है। ये मे बी और मे नॉट बी, दोनों कंडीशन हो सकता है कि एंजाइम में प्रेजेंट ये हो भी सकते हैं। जिस एंजाइम में एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट होगा उनका रेगुलेशन जो होता है वो एलोस्टेरिक रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा है, जैसे साइटोक्रोम है, इसके बाद हीमोग्लोबिन है, या हीमोग्लोबिन के में काम करने वाले जो एंजाइम्स हैं, ये सभी लगभग लगभग क्या होते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन के पैटर्न पे काम करते हैं। लेकिन सारे एंजाइम्स का रेगुलेशन एलोस्टेरिक तरीके से नहीं हो सकता है। तो एलोस्टेरिक साइट कोई आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नहीं होता है किसी भी एंजाइम्स का। सो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है यहाँ पे। जैसा कि आप लोगों ने बताया, अ कंपाउंड अदर देन सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट नहीं होगा, विच बाइंड टू द एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट। मतलब ये सबस्ट्रेट भी नहीं होगा, एक्टिव साइट पे बाइंड भी नहीं करेगा। मतलब सबस्ट्रेट आपका कहाँ कुछ ऐसे होगा जो कि यहाँ बाइंड करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल आपका अदर बाइंड करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इफेक्टर, एलोस्टेरिक इफेक्टर ऑफ एन एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल फिर से आपका एलोस्टेरिक इनहिबिशन से है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे बता दिया, अब उसके बेस पे जरा। ओके, बाइंडिंग ऑफ अ नेगेटिव मॉड्यूलेटर टू अ साइट अदर देन अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे इनहिबिशन की बात कर रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि ऐसे नेगेटिव वाले हैं, वो क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि उसके एक्टिव साइट्स के अदर देन साइड पे जाकर के क्या करे, बाइंड करे, और उसके बाइंडिंग होने की वजह से इसके एक्टिव साइट्स में कन्फॉर्मेशनल क्या है, चेंजेज आए, क्या है, कन्फॉर्मेशनल चेंजेज आए। और उस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से अब ये सबस्ट्रेट से प्रॉपर बाइंड ना कर पाए, और ऐसा ना करने की वजह से वो एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो क्या हो, डिस्टर्ब हो जाए। उसको आप बोलते हैं दैट इज द नेगेटिव इनहिबिशन, मींस एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो एलोस्टेरिक एंजाइम ने डायरेक्टली सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट पे कुछ नहीं किया है, उसने क्या किया, एलोस्टेरिक साइट पे जाकर के बाइंड किया, और इनके बाइंड हो जाने की वजह से इनकी जो साइट थी इस पे कन्फर्मेशन चेंजेस आए। और अगर ये चेंजेस आएगा तो अब जो सबस्ट्रेट आपका, अच्छा ऐसा है क्या, हेलो, आवा- आवाज सुनाई दे रहा है, ओके। सो मैंने आपसे बताया यहाँ पे कि जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर होते हैं, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन डायरेक्टली ऑन द सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, दे इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी बाय बाइंडिंग टू द एलोस्टेरिक साइट। जैसे ये एलोस्टेरिक साइट्स पे क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद इनका ये वाला जो पार्ट होता है एक्टिव साइट, इस एक्टिव साइट्स पे क्या आते हैं, कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं। और ये जब चेंजेस आ जाता है तो जो सबस्ट्रेट से अभी एक्टिव साइट्स की बाइंडिंग हो रही थी वो बाइंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, और अगर नहीं होगा तो जो एंजाइम का काम था वो काम अब नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उतना एफिशिएंट तरीके से नहीं होगा जैसा कि होना चाहिए था। दैट इज़ वाई आप इसको एलोस्टेरिक इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या है, सही है। मैंने क्वेश्चन इजी लगाए हैं या फिर आप लोग पढ़ कर के आए हैं? कोई बात नहीं, अभी जैसे 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 अभी आपका टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज अ प्राइम एग्जांपल्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम दैट कैटालाइज एक्टिविटी ऑफ विच रेसिड्यूज सोली इन इट्स आरएनए कंपोनेंट। तो आपको यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नेचर का है और उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और उसका खुद का आरएनए कंपोनेंट होता है जिसपे कि वो काम करता है। तो ऑप्शन बताइए। अच्छा, आरएनएसपी क्या है? अच्छा, इसको आप राइबोजाइम के नाम से भी जानते हैं, है ना? राइबोजाइम का एक एग्जांपल है आरएनएसपी, जिसके पास अपना खुद का क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसी आरएनए मॉलिक्यूल्स का वो यूज करके एक कैटालिटिक एक्टिविटी क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो आरएनएसपी एक बेसिकली आप कह सकते हैं राइबोजाइम है। यहाँ पे टेक्निकली पूछ सिर्फ राइबोजाइम के बारे में ही रहा था,
कि ये जो टर्म आपको दे दिया गया राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम, इसका मतलब होता है राइबोजाइम। ऐसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखने वाले आरएनए के मॉलिक्यूल जिनका नेचर आरएनए हो और उसमें प्रोटीन भी मिले हुए हों और उनका नेचर कैसा हो, एंजाइमेटिक हो, तो उसे आप बोलते हैं आरएनएस राइबोजाइम। और आरएनएस पी एक आपका राइबोजाइम का क्या है, क्लास है या एग्जाम्पल है। ओके, सो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट एंजाइम इनहिबिशन के लिए इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। सो नंबर पहला आपको दिया गया है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अकर्स व्हेन सबस्ट्रेट कॉम्पिटिट विद एन एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू एन इनहिबिटर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अच्छा, तो मतलब ये ऑप्शन गलत होगा, मतलब इसको हम सही पे लगा देते हैं। कॉम्पिटिटिव, आप हाँ वही, मतलब यहाँ पे पूछा आपसे गया है इनकरेक्ट क्या है, तो जो ऑप्शन सही होगा इसका मतलब स्टेटमेंट गलत होगा ना, तो ये स्टेटमेंट सही है इसलिए मैंने टिक लगा दिया। Competitive inhibitors occurs when the substrate and inhibitors compete for the same active site on enzyme, ये सही है। ये भी सही है। ओके, नॉन competitive inhibition of an enzyme cannot be overcome by adding large amount of a substrate। अगला ऑप्शन है, competitive inhibitors are often similar in chemical structure to the substrate of inhibited enzyme। ये सही है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा गलत है, विच इज इनकरेक्ट। अच्छा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को फिर से एक बार पढ़िए। हाँ, competitive inhibitors are often similar in chemical structure to the substrate of inhibited enzyme। जिस एंजाइम का इनहिबिशन हो रहा है उसके सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर और कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। ये बात सही है ना? हाँ, तो ऑप्शन इनहिबिटेड का मतलब यही हुआ कि जिस एंजाइम का इनहिबिशन किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये एंजाइम है और इस एंजाइम का ये एक्टिव साइट है, इसके लिए एक्चुअल सबस्ट्रेट आपका ये है और इसके लिए आपका जो इनहिबिटर है वो ये है। अभी अभी मैं फिर से इसी पे आना चाह रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अकर्स व्हेन सबस्ट्रेट कॉम्पीट्स विद एन एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू एन इनहिबिटर। क्या ये लाइन सही है? तो क्या करें? आपसे सवाल में वही पूछा गया है, एंजाइम इनहिबिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यही पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का एक एक सेकंड। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आउट हो गया, क्लियर है एकदम से, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए पे। सी क्या कह रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन नॉट बी ओवरकम बाई एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अ सबस्ट्रेट। क्या ये बात सही है नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए? ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना भी डालते रहिए उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सबस्ट्रेट से कंसंट्रेशन कंपटीशन होता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट टेक्निकली सही है। बात समझ में आया? हाँ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। अच्छा, इनका हमेशा लेट से क्यों आती है, क्लास का टाइम रहता तो नहीं आती है। अच्छा, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें आपको देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस अकर्स व्हेन सबस्ट्रेट कॉम्पिटिट विद एन एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू द इनहिबिटर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो नहीं। यहाँ पे टर्म ये होना चाहिए कि इनहिबिटर जो होते हैं वो सबस्ट्रेट से कंपटीशन करते हैं फॉर द बाइंडिंग ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट्स।
तो बाकी जो 3 स्टेटमेंट है आपके वो क्या हैं? सही हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव वाला भी सही है। नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए स्टेटमेंट जो दे रखा है कि क्या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस का एंजाइम्स कैन नॉट बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अ सबस्ट्रेट। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट सही है कि उनको ओवरकम आप नहीं कर सकते हैं सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशंस को बढ़ा करके, क्योंकि उनका सबस्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक्टिव साइट्स के बजाय किसी दूसरे साइट्स पे या बाइंडिंग किए हुए कॉम्प्लेक्स से क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। ओके। सो अगला सवाल आपको दे रखा है, ये देखिए ऐसे ही टाइप के प्रॉब्लम थोड़ा सा बनाकर आपको ट्विस्ट किए जाते हैं और यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको थोड़ा आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। कलर मैं चेंज करता हूँ नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एंजाइम इनहिबिशन? कौन सा स्टेटमेंट एंजाइम इनहिबिशन के लिए सही है? नंबर पहला, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वी मैक्स स्टे सेम एंड के एम इंक्रीजेस। तो जल्दी जल्दी फटाफट अपना फार्मूला लगाइए। ये स्टेटमेंट सही है? सबका क्लियर है? अच्छा, ओके। ओके। In pure non-competitive inhibition, substrate and inhibitor bind at a different site on enzyme, and binding of inhibitor does not affect binding of substrate। क्या सही है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है और आप लोग पढ़ के भी रिवीजन भी करके आए होंगे। जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट आपसे यही पूछ रहा है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों अलग अलग साइड पे क्या करते हैं? बाइंड करते हैं, और सबस्ट्रेट के बाइंडिंग से इनहिबिटर के बाइंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस सर। ओके। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी स्टेटमेंट सही है। इन मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब इसमें अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों आ जाएगा। द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर्स विथ एंजाइम इन्फ्लुएंस द बाइंडिंग ऑफ अ सबस्ट्रेट विथ एंजाइम। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अगला अगला आपको प्योर का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ एक ही यही होगा। मिक्स्ड का मतलब हुआ इसके साथ में नॉन कॉम्पिटिटिव भी होगा। आपको चारों मैंने पढ़ाया था, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव और मिक्स्ड। तो नॉन कॉम्पिटिटिव भी अगर जब साथ में मिल जाएगा तो बेसिकली उसे आप क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। आका आकांक्षा ने अपना दूसरा लॉजिक लगा दिया। ओके, कई बार होता है ऐसा कि आपको 4 ऑप्शंस में से एक आपका बारे में आइडिया नहीं होता है, बट अगर आपका 3 कन्फर्म है और ऑप्शन देख करके आपको लग, जैसे देखिए ऑप्शन नंबर एस भी ठीक है, पी भी ठीक है, क्यू भी ठीक है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे पी क्यू एस दिखाई दे रहा है, पी के साथ में आर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। वैसे ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिशन ऑफ विद एंजाइम, बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर विद एंजाइम इन्फ्लुएंस द बाइंडिंग ऑफ अ सबस्ट्रेट विद एंजाइम। जब इनहिबिटर जो होता है बाइंड, अगर एंजाइम से बाइंड कर जाता है तो वो सबस्ट्रेट के बाइंडिंग को भी अफेक्ट करता है। आप अगर अपना जो पीडीएफ मिला हुआ है अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको रे डायग्राम बनवा करके बताया हूँ कि जब वो बाइंड कर जाता है तो उसकी बाइंडिंग करने से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है आपका? सही है। मतलब चार के चारों ही स्टेटमेंट जो है वो आ, सही हैं अबाउट द एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। ओके। सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके सामने कुछ इस तरीके से, पहले यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑफ एंजाइम एक्स, किसी एंजाइम एक्स के बारे में आपको स्टडी करना है। क्या ये आपको आगे बताया जाएगा? सेल्स वर ट्रीटेड विद द ग्लूकागॉन, ये आपका एंजाइम है जो कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का क्या करता है? काम करता है। डाइब्यूटाइल CAMP and glucagon plus H8 at dose required to achieve a maximal effect। यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन आपको दिए गए हैं। पहला आपको दिया गया ग्लूकागॉन, दूसरा आपको दिया गया CMP के साथ में, डाइब्यूटाइल के साथ में, और तीसरा आपको दिया गया ग्लूकागॉन प्लस H8। ये तीनों का डोज दिया गया इस बात को स्टडी करने के लिए कि एंजाइम एक्स क्या है, to achieve the maximum effect। The activity and concentration of enzyme X were then assayed in dilute free cell extract। इन तीनों के ट्रीटमेंट के बाद इस एक्स एंजाइम की एक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों को क्या किया गया? ऐसे किया गया जहाँ पे
डाइल्यूट फॉर्म में क्या था, सेल्फली एक्सट्रैक्ट था। सो डाई ब्यूटाराइल सी एम पी इज एन एनालॉग ऑफ सी ए एम पी। तो ये जो है आपका बेसिकली क्या है, एनालॉग है, मीन सेम जैसा स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करेगा, दैट डिफ्यूजेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मोर इजिली देन सी ए एम पी। ये दोनों आपस में एनालॉग होते हैं, लेकिन इसकी डिफ्यूजन रेट क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। H8 is a selective inhibitors of protein kinase A. The results are shown in the following table. H8 क्या है आपका, प्रोटीन काइनेज ए का मतलब PKA का इनहिबिटर है। और PKA के बारे में कल बहुत ज़्यादा पढ़ाया आपको, होपफुली कि आपको पता चल चुका होगा कि PKA क्या करेगा। PKA, हाँ जी, वेरी गुड, फॉस्फोराइलेशन करेगा मतलब प्रोटीन को एक्टिव करेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि H8 क्या है, इनहिबिटर है प्रोटीन काइनेज ए का। मतलब अगर कहीं पे भी H8 आकर के लग जाएगा तो इस प्रोटीन काइनेज ए की जो एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। मतलब ये अब ये इनहिबिटर का काम करेगा, इसके लिए इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट के बाद आपको टेबल यहाँ पे दे रखा है, एजेंट दे रखा है, एंजाइम की एक्टिविटी दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखा है, माइक्रोग्राम पर एमएल में, यूनिट में दे रखा है। तो जहाँ पे कोई भी एजेंट ट्रीटमेंट नहीं किया गया वहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी 10 यूनिट है, कंसंट्रेशन 10 माइक्रोग्राम पर एमएल है। जहाँ पे ग्लूकागॉन का ट्रीटमेंट दिया गया वहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी 10 फोल्ड्स बढ़ी है, मीन्स 100 हो गया है। और कंसंट्रेशन एंजाइम का वहाँ पे 12 माइक्रोग्राम पर मोल है। डाई ब्यूटाराइल सीएमपी के साथ में आपका जो कंसंट्रेशन है वो 10 फोल्ड फिर से अगेन वही है। मतलब ये और ये दोनों सेम काइंड के एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे एंजाइम्स का क्या है, कम है। मतलब यहाँ पे 9 है। ग्लूकागॉन प्लस H8 जो है वहाँ यहाँ पे फिर से आपका एंजाइम की एक्टिविटी क्या हुई, बहुत ज़्यादा हाईली ड्रॉप डाउन हो गई। और ड्रॉप डाउन होने के बाद इसका कंसंट्रेशन आपको ये दे रखा है। तो ये आपको टेबल दिया हुआ है। इस सारे पैरा मतलब डेटा के बेसिस पे आगे अब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि क्वेश्चंस क्या आपसे पूछ रहा है। तो पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे हुआ है। फिर इसके बाद आगे वाला स्लाइड में आपको देखिएगा उनका क्वेश्चन। चलिए, so it can be inferred from these results that glucagon most likely act to। ये पीछे का रिजल्ट देख करके आपको बताना है कि ग्लूकागॉन का क्या काम है, मतलब किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन दे रखा है, causes translocation of enzyme X to the lysosome, increase the catalytic activity or efficiency of enzyme X, inhibit degradation of enzyme X, stimulate transcription of gene for enzyme X। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ फिर से टेबल देख लीजिए, अगर टेबल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको देख के थोड़ा सही से बताइए, मतलब ऐसा जल्दबाजी ना हो और गलत ना हो। वेरी गुड। और भी लोग, और भी कोई अपना आंसर बताए और थोड़ा सा लॉजिक दे कि हाँ क्या इसके पीछे हो सकता है। मैं ऑप्शन, हाँ हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर दिया। आपका ऑप्शन सी है। अपना अपना रीजन आप लोग समझते रहिएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग, कि हाँ क्या उसके पीछे का लॉजिक हो सकता है। ऑप्शन सी आपको क्यों सही लगा वंदना? हम्म, हम्म। फिर से देखिए, फिर से देखिए यहाँ पे टेबल में आप देखिए, ग्लूकागॉन का क्या रोल है यही आपसे पूछ रहा है। ग्लूकागॉन को लेकर के यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया गया और ये आपको रोल दे दिया गया। ग्लूकागॉन अगर जब अकेले था तो वहाँ पे 10 टाइम्स, मीन्स इसमें और इसमें 10 टाइम्स का क्या इंक्रीमेंट है एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, मतलब बढ़ा रहा है ये। कंसंट्रेशन भी एंजाइम का क्या है, 12 है। जब इसके साथ में है तो ये घट रहा है। तो मतलब यहाँ पे H8 जो है वो एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। लेकिन अगर आप इसको अकेले की बात अगर अकेले वाले में आप देखिए तो अकेले वाले में क्या है, ये एक्टिविटी को बढ़ा रहा है ना। तो उसके बेसिस पे देख के बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही है। जिन लोगों ने बी बी बताया हुआ है, कितने लोगों ने बी बताया है? अवनीत ने बताया।
अच्छा, यहाँ यहाँ पे सवाल वहाँ यहाँ पे सवाल सिर्फ अकेले एलोन। हाँ, आपको सिर्फ ये पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ इसके बारे में बताना है। आपको जब ये पूछा जाएगा ग्लूकागॉन और प्लस H8 के बारे में, तब आप अपना ये लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ अकेला आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका काम क्या है, ये कैसा काम कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी है वो जो कि राइट आंसर है, सभी लोगों ने बताया, बाकी लोग के आंसर्स नहीं आ रहे मतलब। हाँ जी। थोड़ा ये तो मुझे पता होना चाहिए ना कि आपका जो आंसर लग रहा है उसके पीछे लॉजिक आपके पास है, या सिर्फ यही बस जय माता दी दो बी 30 चलता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, चलिए, अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम उसी टेबल से है, सेम उसी क्वेश्चन से। इट कैन बी इन्फेर्ड फ्रॉम दीज रिजल्ट दैट द चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एक्स आर मीडिएटेड बाय एंजाइम एंजाइम एक्स के एक्टिविटी को चेंज करने के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन नंबर सी इन्होंने लगाया हुआ है, दैट इज फॉस्फोराइलेशन, प्रोबेबली catalyzed by protein kinase A। अरे ठीक है, बिल्कुल हम कर दिए एक बार। आप देख के बताइए। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ओके, वेरी गुड। क्या लॉजिक है आप लोगों के पास इसका कि ये क्यों सही है? ओके, इन्होंने अपना आंसर दिया कि एलोस्टेरिक इंटरेक्शन हो रहा है। तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ए और सी में कन्फ्यूजन किए हो, मतलब ये बी और डी तो गलत ही है। ए और सी में कन्फ्यूजन किए हो, थोड़ा क्वेश्चंस को पढ़िए। पूछ रहा है कि इस रिजल्ट से आप एंजाइम की एक्टिविटी एक्स में जो हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। वो कहीं पे भी इनहिबिटर की बात नहीं कर रहा है, कहीं पे भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, सिर्फ पढ़िए फिर से। इट कैन बी इन्फेर्ड फ्रॉम दीज रिजल्ट्स दैट चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एक्स आर मीडिएटेड बाय। टेबल फिर से आते हैं, टेबल फिर से इस पे आइए और यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए। दो दो के बारे दोनों को दोनों को आप देखिए, अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी, मतलब किसी भी कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी नन वाले से क्या है, बढ़ी हुई है। इनहिबिशन की बात तो कर ही नहीं रहा वो। मतलब अगर आप विदाउट, मतलब जिसे आप कंट्रोल बोल सकते हैं, जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके कंपेरिजन में अगर आप तीनों ही कंडीशन में देख रहे हैं तो यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी क्या है, बढ़ी हुई है। तो इस एंजाइम की एक्टिविटी के बढ़े होने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों बढ़ा है। आप ये मत देखिए कि यहाँ पे, आप ये मत देखिए कि, बिल्कुल, तो यही तो पूछ रहा है। तो यही तो पूछना चाह रहा है वो कि जो एक्टिविटी एंजाइम में आपको दिख रही है, अब दिख क्या रही है ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करेगा। वो नहीं बता रहा कि घटने वाली या बढ़ने वाली, लेकिन आपके लिए एक वैल्यू यहाँ पे दे रखा है समझने के लिए ये। अरे भाई, हमारा सवाल ये है, इसको समझिए कि हम इस एंजाइम के इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी पे जा क्यों रहे हैं।
प्रॉब्लम है आपको कहीं पे भी इनहिबिटर या कहीं पे भी वो दे रखा है इंक्रीमेंट का नहीं दे रखा है, सिर्फ एंजाइम यहाँ पे सिर्फ दे रखा है चेंज। हाँ, हाँ, हाँ जी। मैं फिर से एक बार टेबल पे जाता हूँ और फिर से आप लोगों को इसी बात के लिए फोकस कर रहा हूँ कि आप ओवरऑल कंट्रोल के एक सेकंड, एक सेकंड, कंट्रोल के कंपैरिजन में आप ये देखिए कि जितने भी कंडीशंस यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं उन सभी में ओवरऑल एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती नजर आ रही है, घट रही है या बढ़ रही है? तो चेंजेस वहां पे वर्ड दिया है ना कि वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात कर रहा है। आप ये कैसे डिसाइड कर लिए कि वो इनहिबिटर की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है? आपको चेंजेस दे रखा है तो चेंजेस ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है आपको? इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है वहां पे एंजाइम एक्टिविटी 10 है, बाकी जिनमें ट्रीटमेंट है वहां पे 100 है और 18 है, लेकिन इसके कंपेरिजन में ये बढ़ा हुआ ही है। तो वो वहां पे वर्ड चेंजेस लिखा हुआ है ना कि इनहिबिटर का या इंक्रीज का लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, दो में इंक्रीज हुआ एक में डिक्रीज हुआ। वो सिर्फ बात कर रहा है चेंजेस की, तो ओवरऑल जो चेंजेस है वो क्या है? ओवरऑल चेंजेस आपका एंजाइम की एक्टिविटी में इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट के लिए पॉसिबल रीजन क्या है? ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे। देखिए ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया ना, इस स्टेटमेंट का कहीं पे कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ आपको बस आपका दिमाग यहाँ पे ले जाने के लिए दे दिया और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दे दिया। और अब सभी लोगों का दिमाग यहीं पे चला जाएगा कि हाँ बेसिकली ये इनहिबिट करा, दैट इज वाई वो घट रही है। एक जो घट रहा है उसको आपने देख लिया, लेकिन जो दो बढ़ रहा है उसके बारे में आपने नहीं सोचा। और ना ही यहाँ पे कहीं पे भी आपको घटने और बढ़ने की बात दिया, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस की बात किया है। तो चेंजेस ओवरऑल आपके क्या आ रहे हैं? ये 10 है, बाकी सब इससे ज्यादा हैं। तो ओवरऑल जो चेंजेस आएंगे वो प्लस में आएंगे, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। इस वाले इनहिबिटर का इस पूरे दोनों क्वेश्चंस में कहीं कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए स्टेटमेंट ही दिया गया। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो क्वेश्चन डिजाइन किया गया है उसका जो पर्पज है वो सॉल्व भी हो रहा है, मैक्सिमम बच्चे डाइवर्ट उधर ही तरफ हो रहे हैं। चलिए अब जरा बताइए कि ऑप्शन नंबर क्या सही होना चाहिए। तो अब बिल्कुल, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके लिए आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि फॉस्फोराइलेशन जो कि प्रोटीन काइनेज ए करता है, और फॉस्फोराइलेशन करके उस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिससे कि उसकी एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि तीनों कंडीशंस में कंट्रोल के कंपेरिजन में एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, इंक्रीज की हुई है। और उसके लिए जो मोस्ट प्रोबेबली रीजन है वो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी जस्टिफाई करता है। अगर आप इसको लगा के जाएँगे ना तो आप बाकी 2 ऑप्शंस को जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। आप कैसे डिसाइड कर लिए हैं कि वो डिक्रीमेंट के लिए पूछ रहा है, इंक्रीमेंट के लिए नहीं पूछ रहा है, जबकि 2 में तो आपकी ड्यूटी 100 हो गई है। तो ओवरऑल जो आप देखेंगे चेंजेज़ वहाँ पे आपको इंक्रीज़ देखा हुआ देता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए मैंने टाइम दिया था प्रॉपर कि आप इसको देखिए और समझिए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे सपोज़ कि क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ और मैं जहाँ-जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाइलाइट करके आपको बताता चला जा रहा हूँ। ये इसलिए करता हूँ कि जब आप भी अपने सेल्फ से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो ऐसे वाले पॉइंट को साइड में लिखते रहा करें, क्योंकि इन्हीं को पकड़ करके आपका पूरा प्रॉब्लम बनाया जाता है, इन्हीं सारी चीज़ों को। है ना? तो अभी यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो चीज़ें जल्दी ग्रैब हो जा रही हैं, आपको समझ में आ जा रहा है, लेकिन शायद अगर आप खुद से करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा आए। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में मेरा कोई इनपुट नहीं रहने वाला है, आप ज़रा थोड़ा-सा इसको पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे इसको। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ब्लर इमेज है, दिख रहा है यहाँ पे, एन इन्हिबिटर ऑफ अ phosphatase called Zyto was added into a reactions at 1 millimolar concentration at the point when the concentration of Zyto's substrate was 5 millimolar. Two line Beer burr plots have been made, one with the inhibitor and one without inhibitor. ये आपको यहाँ पे बताए गए हैं। सो इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर हुआ कि ये कोई जाइटो एंजाइम है, और इस जाइटो एंजाइम के लिए जो आपका सबस्ट्रेट, इस जाइटो एंजाइम का कंसंट्रेशन कितना है, 1 मिलीमोलर है।
और इसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना है, 5 मिलीमोलर है। और यहाँ पे एक लाइन भी बड़ा प्लॉट किया गया, और जहाँ पे बेसिकली एक जो प्लॉट है वो विदाउट इनिबिटर का है और एक आपका क्या है, विद इनिबिटर है। आपको बताना क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट आर द एक्स एंड वाई एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस में से कौन है और क्या है, एंड विच ऑफ द लाइन इज द प्लॉट ऑफ द इनहिबिटेड एंजाइम्स काइनेटिक्स, इनमें से कौन सी लाइन एंजाइम इनहिबिटर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करती है, तो ये आपको बताना है। देखिए जरा कितना रिवीजन हुआ है आप लोगों का, पढ़ाया हूँ सब। चलिए मैंने आपका आपके लिए डी यहाँ पे लगा दिया। बाकी लोगों को भी टाइम दिया जाए। सिद्धार्थ कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? अच्छा, सिर्फ देखिए नहीं, उस पर थोड़ा काम भी करिए। मीन्स उस पर अपना अप्रोच भी लगाइए कि कैसे हो रहा है। टाइम। हाँ। 1/x और 1/v max। और यहाँ पे ये भी दे रखा है, मतलब ये वाली लाइन इमिटर की है, मतलब बी आप जा रहे हैं ना। यहाँ पे दो सवाल पूछा हुआ है, एक्स और वाई लाइन क्या है और इनमें से कौन सा इनहिबिटर का है। ओके, सब लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ में है। हाँ जी। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। चलिए देखते हैं, आप लोगों को बताया गया था कि जो मिचेलिस मेंशन आपका डी है। आकांक्षा ने और अवनीत आकांक्षा और अवनीत ने डी ऑप्शन बताया है, बाकी सिद्धार्थ और वंदना ने ए ऑप्शन बताया, बाकी लोग अभी बता नहीं पा रहे हैं। पूजा और बाकी लोग बताएं। जी हाँ। तो तो क्या होगा इनहिबिटर? आपका बी है, वेरी गुड। कौन सा इनहिबिटर ये हमको नहीं पता, ये आपको बताना है। वंदना आपकी आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। चलिए जहां जहां पे मैं एरो रख रहा हूँ जरा फटाफट उसको बताइए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 1/km। और ये 1/v max। तो ये वाली जो एक्स, ये एक्स एक्स जो ग्राफ है वो क्या बताती है, 1/s को, 1/s को। और ये क्या बताती है, 1/v max को। ठीक। तो आपने पढ़ा था मिचेलिस मेंशन कांस्टेंट में कि जो आपके इनहिबिटर होते हैं उनका ग्राफ हमेशा नीचे आता है, जो आपके विदाउट इनहिबिटर होते हैं उनका ग्राफ हमेशा ऊपर आता है, पढ़ा था। अरे भाई बोलो हाँ या ना। इनहिबिटर का जब भी आपने देखा कि उनका ग्राफ नीचे आता है और विदाउट के वाले के ऊपर आता है। तो लाइन बीवर बर्ग प्लॉट मिचेलिस मेंशन का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे वाले ग्राफ में हमेशा आप याद रखिएगा, ऊपर वाली जो लाइन होगी वो हमेशा किसकी होगी, इनहिबिटर की होगी। किसकी होगी, इनहिबिटर की हमेशा। ये ऊपर का लाइन का मतलब उसकी वैल्यू कम है, नीचे आने का मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है, ये 1/y में है। तो 1/y में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना बड़ा वैल्यू रहेगा।
वन बाई का मतलब नेगेटिव समझिए ऐसे, समझ आ रहा है? तो फ्यूचर के लिए भी आप याद रखिए, लाइन बीवर बर प्लॉट में जहां कहीं पे भी जो लाइन ऊपर वाली होगी वो लाइन आपकी शो करेगी लेस एक्टिविटी को, और वो हमेशा इनहिबिटेड कंडीशन में ही होगा। मतलब ऊपर वाली लाइन हमेशा इनहिबिटर की होगी, नीचे वाली लाइन हमेशा क्या होगा, विदाउट इनहिबिटर का होगा। और अगर आप मिचलिस मेंशन की बात करेंगे तो ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, विदाउट होगा, और जबकि नीचे वाला क्या होगा, आपका विद होगा इनहिबिटर के साथ में। ये एकदम अच्छे तरीके से माइंड में कॉन्सेप्ट को बैठा लीजिए, क्योंकि ऐसे वाले प्रॉब्लम आपसे उम्मीद किए जाते हैं पार्ट सी में पूछे जाने की। ऐसे ग्राफ दे दिया जाएगा इनका, जैसे अभी यहाँ पे नेचर नहीं पूछा है, अगर मैं नेचर पूछूं तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे Km की वैल्यू क्या हो रही है, constant, और Vmax की वैल्यू क्या हो रही है, Vmax की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जरा मुझे बताइए कि ये कौन से टाइप का इन्वर्टर है। हाँ जी, पक्का। वेरी गुड, सब लोगों ने फार्मूला याद रखा है। अच्छा, आपने भी लिख भी रखा है। चलो जो लोग नहीं भी जानते हैं वो लोग भी जान लें। देखिए ये आपका इनहिबिटर है, ये आपका वी मैक्स की वैल्यू है, और ये आपका के एम की वैल्यू है। ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, एन मीन्स नो चेंजेस, आई फॉर इंक्रीज, नॉन कॉम्पिटेटिव। तो ये नेचर आपने आपको आपको देखना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे के एम की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो के एम की वैल्यू पे जहाँ पे एन होगा मतलब नो चेंजेस आएगा, वो के एम की वैल्यू हो गई। और वी मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये नेचर कैसा होगा, नॉन कॉम्पिटेटिव। कैसा होगा, कैसा होगा, अरे बोलिए भाई। हाँ, वेरी गुड। तो अभी तो मान लीजिए यहाँ पे ये नेचर नहीं पूछा गया है, बट आपसे नेचर भी पूछे जाने की डिमांड की जाती है। ग्राफ को देख करके उनके बारे में और उनके नेचर के बारे में पूछा जाता है। तो इस एग्जाम में इस वाले प्रॉब्लम में आपको पूछा था कि एक्स और वाई क्या है, तो आपने बताया कि एक्स की वैल्यू क्या है, वन बाई के मतलब वन बाई एस, और वी क्या है, वन सॉरी ये वाई क्या है, दैट इज द वन बाई वी। और इसमें से इनहिबिटर कौन है, दैट इज द ए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, अभी सब एकदम क्लियर है। चलिए, उसी सेम ग्राफ से आपको नीचे उसी सेम ग्राफ से आपको नीचे भी प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर करेक्ट अबाउट द इनहिबिशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनहिबिशन के बारे में सही है। इट इज रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, सिमिलर टू द कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिशन हीमोग्लोबिन, प्रोटियोलाइसिस ऑफ एन एंजाइम इज अ गुड एग्जांपल फॉर द इनहिबिशन शोन हियर। बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है पी ओनली, ऑप्शन बी दे रखा है पी एन एस ओनली, आर ओनली एंड क्यू एन आर ओनली, दोनों। बताइए भाई। चलिए, देखिए जितना भी आप लोगों ने पढ़ा था, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, मिक्स्ड, वो सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, इरिवर्सिबल के या रिवर्सिबल के। हाँ जी, रिवर्सिबल के। आपको पढ़ाया जा चुका है कि एंजाइम इनहिबिटर दो तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा है यहाँ पे। इनहिबिशन इनहिबिटर जो होते हैं दो तरीके के, एक आपका होता है रिवर्सिबल और एक आपका होता है इरिवर्सिबल। तो जहाँ पे इरिवर्सिबल होता है वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, और जहाँ पे इरिवर्सिबल सॉरी रिवर्सिबल होता है वहाँ पे क्या होता है, नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव, जितने भी इनहिबिटर आप पढ़ते हैं, वो सब के सब आपके क्या हैं, दैट इज रिवर्सिबल टाइप के। तो ऑप्शन नंबर क्यू तो आपका वैसे ही गलती हो गया। तो जहाँ जहाँ पे क्यू दिखाई दे रहा है उसको आप काट दीजिए। ठीक, रिवर्सिबल नेचर का होता है, ये आपको क्लियर है, ऑप्शन नंबर पी। तो ऑप्शन नंबर पी एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आर भी आपका नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब बचा क्या आपका एस बचा। तो एस में देखिए, प्रोटियोलाइसिस ऑफ एन एंजाइम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इनहिबिशन शोन हियर।
तो क्या प्रोटियोलाइसिस से एंजाइम का इनहिबिटर होता है, वो एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसा कुछ भी एग्जांपल यहाँ पे नहीं है कि प्रोटियोलाइसिस हो रही है, ऐसा प्रोटियोलाइसिस वाला बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात हो रही है, इसका मतलब एस एग्जांपल भी आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सो ओनली पी इज द राइट आंसर, दैट इज वन क्या होगा, ए जो होगा वो सही होगा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डाइसेकेराइड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज। दो आप, गुड, कैसे कैसे? अच्छा ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 11 आपका सही है, और बड़ी अच्छी बात है। द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सुक्रोज एंड दैट ऑफ द सम ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट्स कंपोनेंट दैट इज द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज। बताइए। पूछ रहा है कि सुक्रोज के मॉलिक्यूलर वेट में और इसके कंपोनेंट के मॉलिक्यूलर वेट में, मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस कितने का होगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है वैसे। हाँ जी, जब मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स मिल करके यहाँ पे डाइसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, निकलता है। और इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन टाइप का रिएक्शन होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, निकल जाता है। तो और वहाँ पे बॉन्ड क्या बनेगा, दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बाकी आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये 16 प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट जो होगा 18 होगा, दैट इज वाई 18 का क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराया था, और ये सिद्धार्थ लोगों ने डिस्कस किया था, आप उसको बाद में डिस्कस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द इंटर कन्वर्जन ऑफ अ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकर्स व्हेन एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.0, okay, glucose isomerase catalyzes this reaction. The final concentration of a fructose at equilibrium from 40 millimolar glucose is, लगाइए, कैसे लगाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जिस किसी ने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया, उसको एक डेरी मिल्क सिल्क मेरी तरफ से फ्री, बट प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। पार्ट गलत है। डेरी मिल्क सिल्क रखा हुआ है, वो नहीं, इतना आसानी से नहीं आएगा। नहीं तो मुझे प्रॉपर ऐसे लिखा हुआ डिटेल डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, ऐसा भी है क्या? ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि आंसर अगर पता हो तो एक्सप्लेनेशन हम बना लेते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, उसकी तरफ फिर अप्रोच लगना शुरू हो जाता है ना फिर। क्वेश्चंस बड़ा इजी सा है। देखिए, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ाया था, और क्वेश्चंस भी कराया था इस पे, ग्लूकोज के टाइम पे। आई डोंट नो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल दे रखा है इंटर कन्वर्जन के लिए, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। तो मान लीजिए आपका ये ग्लूकोज है, और ये ऐसे इक्विलिब्रियम का साइन बना दीजिए। यहाँ पे क्या है, आपका फ्रक्टोज है, राइट। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो के ई क्यू की वैल्यू दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। और आपको के ई क्यू की वैल्यू लिखने के लिए आप क्या लिखते हैं, जो सबस्ट्रेट होता है, मीन्स प्रोडक्ट जो होता है, मीन्स यहाँ पे फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज का कंसेंट्रेशन और ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन, इनके दोनों के रेशियो जो होगा, वो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। और इसकी वैल्यू आपको ये 1 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब इन दोनों का वैल्यू क्या हो, बराबर बराबर हो। चाहे वो 1/1 हो, चाहे वो 10/10 हो, चाहे वो
20/20 हो, तो यहाँ पे 40 दे रखा है, तो 40 को अगर आप हाफ करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 जब आपका फ्रक्टोज होगा और 20 आपका जब ग्लूकोज होगा, तब जाकर इसकी वैल्यू 1 आएगी, और इस कंडीशन दोनों क्या होंगे, आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले यहाँ पे दे रखी थी 1, और आपको ग्लूकोज का भी कंसंट्रेशन दे रखा था, मतलब ये वाले का कंसंट्रेशन को दे रखा है 40। तो जब ये इक्विलिब्रियम पर आएगा तो कितना होगा, यही पूछा जा रहा है, और आपको अच्छे तरीके से पता है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों तरफ के कंसंट्रेशन क्या हो, बराबर बराबर हो जाए। तो ये बराबर कब होगा भैया, जब ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। है ना इतना इजी सा सवाल। मैं खुद अपने को ही गिफ्ट कर लूंगा, हाँ? मान लूंगा कि आप लोगों ने मुझे कंट्रीब्यूट करके दिया है। ओके अभी ये अच्छा कोई बात नहीं, अभी अभी समझ में आया ये लॉजिक क्वेश्चन का। वैसे तो अभी आपको यहाँ पे बड़ा नॉर्मल बना करके दिया हुआ है प्रॉब्लम, लेकिन ये वाले प्रॉब्लम से ना आपके ग्लाइकोलिसिस वाले जो रिएक्शंस होते हैं ना, वहाँ पे प्रॉब्लम बना करके दिया जाता है। जैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट वाला प्रॉब्लम बना करके आपको देता है। इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मान लीजिए अगर आपको कोई दे देता है यहाँ पे, ऐसे सपोज कि ये 2 है या 2.5 है, तो और इनका कोई एक कंसंट्रेशन दे देगा, तो इसके वाले को पूछना होता है। तो आप इसको इस ऐसे वाले के लिए हमेशा ये वाला इक्वेशन आप लगा लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो अगर इन हाँ हाँ, मतलब ये दे रखा है कि इनिशियल जो कंसंट्रेशन था ग्लूकोज का वो 40 मिलीमोलर था, राइट। और ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज का इंटर कन्वर्जन हो रहा है ये। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंचेगा तो फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन कितना होगा, वही पूछा गया है ना। थोड़ा सा क्वेश्चंस को, हाँ, अपने अपने इनिशियल अमाउंट का 50% जब कंज्यूम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। तो 40 का 50% कितना होगा, 20। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया था, लिखने का जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ा फंसाने वाला, बस और कुछ है नहीं इसमें। और ये तो मैं आपको देखिए पहले भी बोलता आया हूँ स्टार्टिंग से कि आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस के लैंग्वेज होते हैं ना, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो पूछता बहुत इजी चीज़ है, लेकिन जैसे देखिए अब यहाँ पे बच्चे को समझने में परेशानी होगी कि पता नहीं ये 40 कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम का दे रखा है या किसका दे रखा है। ऐसे लिख दिया है इक्विलिब्रियम पे है। हाँ, ये ऐसे ही इस क्वेश्चन से यही जा रहा, मतलब ऐसा समझ में आ सकता है लोगों को, तभी तो गलती हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6, व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर अ पॉलीमर मेड बाय द लिंकिंग 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टुगेदर बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आंसर नंबर, बड़ा जल्दी लगा दिया आप लोगों ने। अच्छा ये तो सबको पता चल ही गया कि एस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, H2O मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ पे, राइट। तो 10 मॉलिक्यूल अगर आपके ग्लूकोज के लिंक कर रहे हैं तो कितना H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। अरे देवी, 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितना कितना बॉन्ड बनेगा, 9 बॉन्ड बनेगा ना। मारेंगे ना तो बुद्धि सही हो जाएगा अभी, पागली कहेंगे। अरे भाई यहाँ पे दिया जाता है कि एक मोनोमर में 2 मोनोमर बनाने के लिए 1 बॉन्ड लगता है, तो 10 मोनोमर जुड़ेंगे तो 9 बॉन्ड बनेगा ना। हाँ हम रुके ही हैं जल्दी। अवनीत का आंसर सही है। अवनीत, अव- अवनीत का आंसर सही है। जबरदस्त। ये बात सही है ना। तो थोड़ा सा संभल करके, ऐसे ऐसे सवाल अगर आप गलत करके आएंगे ना तो CSIR में दिक्कत हो जाएगी, समझिए। हम्म, इससे क्या फर्क पड़ता है।
अब जाकर के आप पाथफाइंडर खोलना और आप देखिए आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएँगे। घबराइए नहीं। अभी मुझे पता था, मुझे मालूम था कि इस क्वेश्चंस में बहुत जल्दी लोग कूदेंगे और गलती करके जाएँगे। जबकि कितनी बार ये बता चुका हूँ कि सर्कुलर के लिए कॉन्सेप्ट अलग होता है, लीनियर के लिए कॉन्सेप्ट अलग होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। और इसी क्वेश्चंस को करके बच्चा निकलता है तो एकदम डैम श्योर रहता है कि ये तो मेरा क्वेश्चन एकदम सही है, मतलब इसको भी इसमें तो नंबर मुझे मिलना ही है। पता लगा वही माइनस में हो गया। ऐसा होता है, जल्दबाजी में यही होता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी क्वेश्चंस को आप हल्के में ना लें और उसे छोटा ना समझें। ओके। ओके, सो आगे की तरफ मूव करें। सो कार्बोहाइड्रेट वाले सेक्शन से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चंस किया है, दो क्वेश्चंस गलत हुए आप लोगों के। पहला क्वेश्चन किया आप लोगों ने और इसका दूसरा किया था 18 वाला, बाकी दो क्वेश्चन लगातार गलत हो गए। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे ब्लर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इंटर कन्वर्टेड इन द प्रोसेस ऑफ म्यूटा रोटेशन। तो पहले तो मुझे आप सब लोगों से यही जानना है कि म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है। कौन बताएगा? एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकता है? अल्फा एंड बीटा हो सकता है। अगर किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट क्या कर सकता है? रोटेट करा सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? दैट इज द मीटा रोटेशन। और ये प्रॉपर्टी आती किसकी वजह से है? अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो यहाँ पे आपको वही पूछ रहा है, बताइए जरा कि कौन सा ऑप्शन सही है? अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज होगा, या डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, या हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही है, क्योंकि ये बताता है म्यूटा रोटेशन को। ये क्या बताता है? ये बताता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को, ठीक है। ये बताता है ऑप्टिकल रोटेशन को, ये बताता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को। और डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज ये तो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ये अलग मैटर है आपका। और ये तो प्यूरानोज पायरानोज आपको बता चुका हूँ। बताइए इसमें से पायरानोज कितने मेंबर का होता है और प्यूरानोज कितने मेंबर का होता है? जल्दी। ये 5 मेंबर्ड रिंग होता है, बट कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4। ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है, लेकिन कार्बन की संख्या कितनी होती है? 5 ही याद रखिएगा। 6 मेंबर 5 कार्बन, 5 मेंबर 4 कार्बन, ये यही बना करके देता है और गलती हो जाती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन था जो कि ऊपर ब्लर हुआ था, मैं फालतू में इतना एनर्जी लगा रहा था यहाँ पे। ओके, सो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने सही किया। ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इट हैज। ग्लाइकोजन जो कि एक पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का। और उसके बारे में पूछ रहा है कि नो रिड्यूसिंग एंड, नो नॉन रिड्यूसिंग एंड, वन रिड्यूसिंग एंड एंड सेवरल नॉन रिड्यूसिंग एंड, एंड वन नॉन रिड्यूसिंग एंड एंड सेवरल रिड्यूसिंग एंड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? और ये बड़ा बाकायदे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना करके बताया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली राइट है। और इसके लिए आपको हमेशा याद, हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि इसके लिए इस तरीके का सवाल आपसे बन करके आता है। रिड्यूसिंग यूनिट्स कितने होंगे, नॉन रिड्यूसिंग यूनिट्स कितने होंगे? तो हमेशा रिड्यूसिंग जो एंड होगा वो हमेशा एक रहेगा, जबकि ये क्या होंगे आपके? डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हो सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ ग्लाइकोजन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज फॉल्स। तीनों आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनने वाले कंपाउंड हैं। कौन सा इनके बारे में स्टेटमेंट गलत है, ये आपसे पूछा गया। ऑल आर पॉलीमर ऑफ, सॉरी, होमोपॉलीमर ऑफ अ ग्लूकोज, amylose is unbranched, amylopectin and glycogen contain many alpha 1,6 branches. All are stored intracellularly as semi-soluble granules. Amylose serves as a primary structural element of the plant cell wall. बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है?
ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, मतलब गलत है। हाँ हाँ। तो एमाइलोज क्या होता है वैसे? हाँ, जबकि यहाँ पे दे रखा है स्ट्रक्चरल। हाँ, अगर यहाँ पे सेल वॉल की जगह पे क्या हो जाता, क्या हो जाता? हाँ वही तो। ये सेल वॉल के ये सेल वॉल की जगह पे क्या हो जाता, मतलब सेल वॉल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। और आपको ये स्टेटमेंट किसके लिए सही, मतलब ये इसके लिए गलत है, लेकिन इसके लिए सही क्या है? स्टार्च। तो हाँ, तो यहाँ पे जो प्लांट सेल वॉल दे रखा है, ये दे करके अगर स्टार्च दे रखा होता तो आपका आंसर क्या होता, सही हो जाता। तो देखिए कितना बारीकी चीज गलत किया है, मतलब कि ये ऐसा होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेकर एलिमेंट आपका सही है पूरा। थोड़ा सा बस गलती कर दिया यहाँ पे कि ये प्लांट सेल वॉल दे दिया, मतलब ये सेलुलोज की बात कर रहा है, जबकि ये कंपाउंड किसका होता है, स्टार्च का होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा माइनर जो मिस्टेक है ना, ये आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाती है। यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक जो करे, सोई अगर कोई यहाँ का लाइन पढ़ेगा तो सोचेगा यार ये तो सही है, तो ये गलत करके चला आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड हैं जो कि करेक्टली मैच्ड हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो ज़रा देखिए और बताइए कि यहाँ पे क्या सही है, क्या गलत है, कैसे सही है, कैसे नहीं सही है, सब चीज़ बताइए। क्यू। इसमें क्यू को हिंदी ही नहीं रखा है, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी दे रखा है। अच्छा। इतना खामोशी क्यों है भाई? हाँ? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब पी, पी क्यू आर। वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं कि ग्राफिकल चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा काम कर जाती हैं, फिगर जो लगा के आपको समझाते हैं ना वो। पी क्यू आर, देखिए, टू फोर फिनॉल, ये क्या है, अनकपलिंग एजेंट होता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ओलिगोमाइसिन आपका एक कह सकते हैं कि जो एफ पार्टिकल होता है F0, उसके लिए इनहिबिटर होता है, जो कि फोटो मतलब एटीपी का सिंथेसिस जो होती है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। तो इनहिबिटर ऑफ द एटीपी सिंथेसिस इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी आपका सही है। वेलिनोमाइसिन आइनोफोर कैरीज पोटेशियम थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और आइडियोस्टेट के बारे में दे रखा है, सेपरेट द फॉस्फोराइटिंग PF1 टू द, ये नहीं है। आइडियोस्टेट जो होता है वो आपको एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। जब कभी भी डाई सल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना, तो उसको इससे ट्रीट करते हैं ताकि वहाँ पे आपका फिर से फॉर्मिंग ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर एस जो है आपका गलत है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, पी क्यू एंड आर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही है। आइडोसिटेट यूज़ किया जाता है जब कभी आप एसडीएस पेज पढ़ेंगे, तो प्रोटीन का जब एसडीएस से या बीटा मर्कैटोथेनॉल से ट्रीट कराते हैं ना, तो बीटा मर्कैटोथेनॉल क्या करता है, जहाँ जहाँ कहीं पे डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो ब्रेक होता है ना, वो फिर से दोबारा बनने की कोशिश करता है। तो उस चीज़ को मतलब कि वो दोबारा ना बने। हाँ, दैट इज़ वाई आइडोस्टेट से क्या करते हैं, ट्रीट कर देते हैं, जो कि उसको उसी अवस्था में बना करके रखता है। ओके।
Which of the following statements are true about the gluconeogenesis? So gluconeogenesis का मतलब क्या है? वेरी गुड। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना अदर देन हाँ कार्बोनेट के मॉलिक्यूल से। तो बताइए जरा इसके लिए क्या स्टेटमेंट सही है? इन हायर एनिमल्स ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर्स इन द लिवर एंड टू द स्मॉल एक्सटेंट इन द किडनी कॉर्टेक्स। क्या सही है स्टेटमेंट? मसल्स में होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है ना? वेरी गुड। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज रिलेटेड बाय द एलोस्टेटिक एंड सबस्ट्रेटल कंट्रोल मैकेनिज्म। बताइए। हाँ हाँ बोलिए। ये गलत कैसे? नहीं नहीं, लीवर में तो होता है, मसल्स में भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। नहीं, मसल्स में भी बहुत कम ही होता है। ओके। ग्लूकोनियोजेनेसिस। हम्म। बड़ा 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 सही लॉजिक है। बाकी की स्टेटमेंट देखते रहिए आगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, मतलब ये लिवर में भी होगा, मसल्स में होता भी है, स्मॉल स्टेन किडनी यहाँ पे भी है ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। लिवर। एक सेकंड पहले ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए, मसल्स एंड ऑल्सो इन किडनी। हाँ अब आगे देखते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज रिलेटेड बाय एलोस्टेटिक एंड सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल मैकेनिज्म। हाँ ये तो होता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोसॉल। डेफिनेटली ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होगा वो एक एक दो रिएक्शंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, बाकी आपका ये होता है। लाइसिन एंड ल्यूसिन आर द ओनली स्टैंडर्ड अमीनो एसिड दैट आर नॉट सबस्ट्रेट। ये तो मैंने बताया ही था। पढ़ाने के टाइम, ये पढ़ाने के टाइम पे मैंने आपको नोट भी कराया था कि ये स्टेटमेंट रख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए ये अच्छी बात है कि जो जो लाइन आपको एग्जाम पढ़ाने के टाइम पे इंपॉर्टेंट लगाए जाते हैं वो एग्जैक्टली आपके पेपर में भी क्वेश्चन से बन करके आते हैं। यही वो दो अमीनो एसिड्स हैं जो कि टोटल आपके क्या होते हैं, कीटोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं? कीटोजेनिक। तो इनका कन्वर्जन आपका ग्लूकोज में नहीं हो पाता है, और ये आपसे एग्जाम में सवाल में पूछ लिया गया। टिपिकल एनिमल सेल्स न्यूक्लिएटेड membrane contain glycolipids and glycoproteins in the plasma membrane. Very good. To determine its topological distribution, lactin is used as a probe. The following interactions may be the basis of the probe method. लैक्टिन क्या है? क्या होगा? इसका बी होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या है इसमें? लैक्टिन वैसे देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन बन जाती है ना। तो यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन तो होगा नहीं, गलत है। और प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन ये होगा, प्रोटीन लिपिड होगा नहीं, और प्रोटीन स्टार ये भी लिपिड है, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्यू सिर्फ सही है। कहाँ है? बी। ओके, द फॉलोइंग आर द डीएनए मॉलिक्यूल विद द बेस कंपोजिशन, विच वन ऑफ देम रिक्वायर हाई मेल्टिंग टेम्परेचर।
ये क्वेश्चन का आंसर सबसे उम्मीद किया जा सकता है, तो किसमें ज़्यादा है? 70%। हाँ, चलिए, ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है। विच आर द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड टाइप्स आर फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी कोवेलेंट टाइप? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। फॉस्फो अनहाइड्राइड होता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और ये सभी के सभी आपके कोवेलेंट बॉन्ड हैं। थायोएस्टर होता नहीं है, गलत हो जाएगा। ईथर और ईथर ये होता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये भी नहीं हो, ऑप्शन नंबर बी सही है। वैसे भी जब आपने पढ़ा है एटीपी के स्ट्रक्चर में, तो ये फॉस्फेट वाले होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि फॉस्फो एनहाइड्राइड और फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होते हैं, ये एस्टर बॉन्ड और ये एनहाइड्राइड बॉन्ड। ओके, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी आर करेक्ट? अगेन स्ट्रक्चर से आया क्वेश्चन। एटीपी के स्ट्रक्चर को लेकर क्या करेक्ट स्टेटमेंट? इट कंटेन टू फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, इट कंटेन वन फॉस्फोट फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड, इट कंटेन राइबोज सुगर, इट कंटेन एडेनोसिन एज अ न्यूक्लियोसाइड। सारे ही सही है ना? अब बढ़िया क्वेश्चन आया है। ये सवाल देख के समझ में तो आ गया होगा कि कहाँ से सवाल अब पूछा जा रहा है। मतलब कि बेसिकली हम लोग आ गए हैं अब एटीपी सिंथेसिस वाले टॉपिक पे। पहले तो इस फिगर में कहना क्या चाह रहा है मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन नंबर पहला ये दिया गया कि नॉर्मल जो सेल थी, मतलब जो सेल का पीएच था वो 7 था, जिसमें कि साइटोसॉल में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मतलब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, दोनों जगह का पीएच आपको 7 दिखाई दिया जा रहा है। अचानक से इस सेल को उठा करके एक मीडियम में रखा गया, जिस मीडियम का पीएच कितना है? 4 है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया कि सेल जो कि नॉर्मल थी, जिसका जिसका पीएच वैल्यू कितना है? 7 है, उसको डिप किया गया एक सोल्यूशन में जिसका पीएच क्या है? 4 है। डिप करने के बाद ये देखा गया कि दोनों जगह का पीएच आपका एक जैसा हो गया, मतलब जो पीएच 4 में डाला गया था आपके साइटोसॉल का भी, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये आपका क्या है? साइटोसॉल है, और ये आपका क्या है? स्ट्रोमा है। दोनों का पीएच क्या हो गया? बराबर, मतलब सब जगह बराबर बराबर हो गया, 4-4 हो गया। दूसरे कंडीशन में यहाँ से निकाल करके एक ऐसे मीडियम में रखा गया जहाँ का पीएच वैल्यू कितनी है? 8 है। रखने के बाद ये देखा गया कि साइटोसॉल का पीएच तो आपका 4 ही रहा, मतलब जो यहाँ पे था, लेकिन स्ट्रोमा का जो पीएच है आपका बेसिकली क्या हो गया? वो 8 हो गया, मतलब ये जो मीडियम था उसके द्वारा मेंटेन कर लिया गया। तो ये 3 फिगर में आपको यही कंडीशन बताई गई कि पहले नॉर्मल कंडीशन में सेल आपका 7 था, उसको 4 वाले मीन्स एसिडिक, यहाँ 4 से मतलब है एसिडिक, एसिडिक कंडीशन में डिप किया गया। यहाँ पे फिर आपका बेसिक कंडीशन में डिप किया गया। एसिडिक में डिप किया गया तो सारे का सारा पूरा सेल्स आपका एसिडिक हो गया, स्ट्रोमा से लेकर के साइटोप्लाज्म तक लेके। इसको निकाल करके जब बेसिक में किया गया तो आपका जो स्ट्रोमा का रीजन है वो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पीएच 4 हो गया, लेकिन इसके इसके इधर वाला जो पीएच है आपका क्या है? 8 है। तो इसके लिए रीजन जो है वो क्या है, यही आपसे स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। तो जरा इसको देख करके और थोड़ा समझ करके बताने की कोशिश कीजिए कि क्या स्टेटमेंट ये कह रहा है, और मतलब इससे क्या निकलता है स्टेटमेंट। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को और मैं इजी कर देता हूँ। इसको अगर आप साइटोसॉल ना मान करके सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर का देखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि साइटोसॉल तो बाहर हो जाएगा ना, फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। ये है आपका स्ट्रोमा, और ये है थैलाकॉइड लूमेन, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस तो वहीं पे हो रही है ना। अब देखिए, अब कंडीशन आपको ठीक दिखेगा। तो मतलब यहाँ पे दिखा गया कि जब बेसिक कंडीशन में रखा गया तो स्ट्रोमा का टेम्परेचर जो पीएच था वो तो आपका क्या हो गया? तुरंत का तुरंत 8 हो गया, लेकिन थैलाकॉइड लूमेन का टेम्परेचर अभी भी, पीएच कितना है? अभी भी 4 है।
अब ठीक है, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये आपका स्ट्रोमा है, और ये आपका थैलाकॉइड लुमेन है। जल्दी बताइए। बेस्ड ऑन above experiment which of the following statement is are correct? द फ्लो ऑफ हाइड्रोजन, सब लोग चले गए हैं क्या? अरे क्या हो गया? हाँ, 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 बोलिए। हेलो। अरे, हेलो। हेलो। हाँ जी, अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे सारा लिख दिया हूँ। ये आपका पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ये वाला रीजन आपका स्ट्रोमा है, और ये आपका थायराक्वाइड ल्यूमेन है। तो जब पहले नॉर्मल आपका नॉर्मल कंडीशंस पे इसका पीएच दोनों जगह का 7 था, मतलब थायराक्वाइड ल्यूमेन का भी और स्ट्रोमा का भी। जब उसको एक कंडीशन एसिडिक में रखा गया जहाँ का पीएच वैल्यू 4 है, तो रखने के बाद ये देखा गया कि स्ट्रोमा का पीएच भी सेम हो गया, थायराक्वाइड ल्यूमेन का भी पीएच 4 हो गया, इसके बराबर। लेकिन जब इसको निकाल करके बेसिक कंडीशन में रखा गया, मीन्स पीएच 8 वाले में रखा गया, तो वहाँ पे ये पाया गया कि जो स्ट्रोमा का कंडीशन है, मीन्स स्ट्रोमा वाले का पीएच तो 8 हो गया, लेकिन थायराक्वाइड का पीएच अभी भी क्या है, 4 है। तो इस एक्सपेरिमेंट और इस फिगर के बेसिस पे आपसे स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनके लिए सही है। नंबर पहला, द फ्लो ऑफ हाइड्रोजन आयन डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ड्राइव एटीपी सिंथेसिस, और लाइट इज नीडेड टू एस्टेब्लिश एच ग्रेडियंट। द एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स supporting evidences for the chemoosmotic theory model of ATP synthesis, and ATP synthesis occurs in the lumen of a thylakoid। बताइए। क्या सही है? अरे भाई, आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ। अच्छा, पी सही है मतलब कि, अरे यहाँ पे ऑप्शन ये दे रखा ना, पी क्यू पी एस पी आर ये सब। हाँ, पी ऑप्शन सही है, और इसके बाद आपका आर सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी ये दोनों गलत हैं। अच्छा, क्या हुआ, डाउट है क्या? ओके, ओके, ओके। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है कि फ्लो ऑफ अ हाइड्रोजन आयन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डिराइव एटीपी सिंथेसिस, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा होगा, जब इधर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पे एटीपी बनेगा। लाइट इज नीडेड टू स्टैब्लिश एच ग्रेडियंट, यहाँ पे ये दे रखा है, तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो स्टेटमेंट बी आपका क्या है, गलत है। मतलब क्यों गलत है? द एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंसेस फॉर द कीमोस्मोटिक मॉडल ऑफ एटीपी सिंथेसिस, यस ये सपोर्ट करता है। यही आपको बताया जाता है कीमोस्मोटिक थ्योरी में भी। एटीपी सिंथेसिस अकर इन द ल्यूमेन ऑफ अ थैलाकोइड नहीं, कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। जब ये यहाँ से यहाँ बाहर निकलेगा तो एटीपी सिंथेसिस आपकी यहाँ पे होती है, इसलिए ये आपका गलत है। हाँ जी। तो जब डाउन का मतलब होता है हायर से लोअर की तरफ जाना, अगेंस्ट का मतलब होता है लोअर से हायर की तरफ जाना। सॉरी, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो ये डाउन होगा, जो कि यहाँ पे है। अगेंस्ट का मतलब होगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यही जो बता रहा था। तो यहाँ पे H प्लस
का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जब यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो एटीपी बनाएगा। तो पहला ऑप्शन और ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों सही है, मतलब पी और आर, बाकी दोनों गलत हैं। हाँ जी। नेक्स्ट सेम उसी एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। आइसोलेटेड थैलाक्वाइड वर इक्विलिब्रियम टू पीएच 3.5 बाई ए लॉन्ग इंक्यूबेशन इन अ वीक बफर जार। जार ए आपको दे दिया गया, जहां का पीएच आपको दिया गया है 3.5। ओके। द सिस्टम इज देन इक्वली डिवाइडेड इनटू टू जार। इन दोनों को क्या किया गया, डिवाइड किया गया, जहां पे एक का पीएच कितना रखा गया, 8 रखा गया, और एक का पीएच आपको 2.5 रखा गया। यही स्टेटमेंट आपको दे रखा है। ओके। इन द अदर जार स्ट्रॉन्ग बफर इज इतना वाज एडेड टू द फॉस्फेट 32 से क्या किया गया, लेबल्ड किया गया। यहाँ पे भी ये किया गया, 8 वाले में भी। अब आपसे पूछ रहा है रिगार्डिंग द अबव सेटअप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऊपर के जो स्टेटमेंट हैं उनको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, यही आपको बताना है। तो जरा देख करके बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। हम्म। 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 और और कौन सा लग रहा है। वेरी गुड, कौन बोला है ये। वंदना बोल रही हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा भैया, प्रोटॉन विल मूव आउटसाइड एंड एटीपी इज सिंथेसाइज इन कंडीशन नंबर 1। तो प्रोटॉन क्या करेगा, मूव करेगा आउटसाइड में। सिंपल सी बात है कि आपका यहाँ मान लीजिए ये थैला, ये जार आपका क्या थैलाकॉइड लुमेन है, तो यहाँ का पीएच कितना दे रखा है, 3.5 दे रखा है। स्टोमा का पीएच कितना दे रखा है, 8। हाँ, ठीक है ये। अरे भाई, जहाँ पे पीएच लोअर होगा वहाँ पे एच प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो थैलाक्वाइड के लुमेन में पीएच, थैलाक्वाइड लुमेन का पीएच 3.5 दे रखा है, मतलब इस वाले का, और इसको रखा गया यहाँ पे, तो इसका मतलब स्टोमा का पीएच कितना होगा, 8 हो जाएगा, यहाँ का ए रहेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा एच प्लस होगा तो क्या करेगा, बाहर आएगा, तो एटीपी क्या करेगा, बनाएगा। जबकि इस वाले कंडीशन में उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3.5 है और यहाँ पे आपका 2.5 हो जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा कंसनट्रेट होगा तो ये अंदर जाना शुरू करेगा, यहाँ पे एटीपी नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऑप्शन नंबर की बी क्या कह रहा है, गलत है। इसके बाद क्या दे रहा है, प्रोटॉन विल मूव इन साइड द एटीपी इस 27 ने कंडीशन 1। प्रोटॉन विल मूव इन साइड, नहीं, गलत है। प्रोटॉन विल मूव इन, गलत है। ये भी गलत है, सिर्फ ए सही है। हाँ। अरे भाई, इसी जार के बेसिस पे ही ये जार, जा आपका जो एक्सपेरिमेंट अभी पीछे आपने देखा सेम वैसे ये भी है। जब इसको अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा कि जो स्ट्रोमा का रीजन होगा उसका पीएच ये वाला हो जाएगा, जबकि थायराकॉइड लुमेन का जो पीएच रहेगा वो यही रहेगा। यही तो देखा आपने यहाँ पे, क्या देखा। हाँ, ये उसी के बेसिस पे है कि जब आप जिस कंडीशन, देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप सेल को जिस कंडीशन पे रखेंगे तो उसका स्ट्रोमा का पीएच बाहर वाले सेल का मेंटेन करेगा, जबकि थैलाकॉइड का जो पीएच रहेगा वो अलग रहेगा। ओहो, ये आपको दिया गया है कि ये जो कंडीशन है इसको दो कंडीशन में डिवाइड किया गया। कंडीशन वन में इस सेल्स को रखा गया जहाँ पीएच 8 है, तो अब पीएच 8 बाहर का हो गया, अंदर का पीएच 3.5 है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन एस प्लस का ज़्यादा है ना, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, जब मूव करेगा तो एटीपी बनेगी। दूसरा कंडीशन में ये है,
अंदर का जाता है, बाहर का कम है, तो यहाँ अंदर मूव करेगा, अंदर तरफ थोड़ी एटीपी बनेगी। हम्म, चलिए अब बताइए, बहुत बुलवा रहे हैं आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए एजाइड जो है लिमिटर होता है, ये इसका पहला ही सही है। और इसके बाद रोटेनिन भी इनहिबिटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, ये भी सही है। और इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनहिबिटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ये भी सही है। और ओलिगोमाइसिन भी आपका क्या है होता है, ये भी सही है। इतने सारे तो जाएंगे सिर्फ इसी के साथ में। एक सेकेंड, एंटीमाइसिन, सॉरी, एंटीमाइसिन पी का होगा, ये होगा इसका। तो इतने, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए एक दो, मतलब एक दो और इसके बाद ये तीन और चार, चार 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 जो होंगे वो पी से मैच करेंगे। कौन कौन? ए मैच करेगा, और इसके बाद थ्री मैच करेगा, फिर इसके बाद फाइव मैच करेगा, फिर सेवन मैच करेगा। ये चार जो होंगे पी से मैच करेगा। वन थ्री, अरे भाई वन थ्री सेवन फाइव सेवन, अगर कहीं पे पी से मैच कर रहा हो तो उसको लगाइए, खोजिए। वन पी से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, थ्री भी पी से मैच कर रहा है, यही सही है। ये सही है इसका। वन थ्री फाइव, 1357 इनहिबिशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, और ये पूरा आपका इसमें मैच कर रहा है। और इसके बाद अब क्या बचा? डाइनाइट्रोफिनॉल, ये अनकपलिंग एजेंट हो जाएगा। तो थर्ड वाले का, सॉरी, फोर वाले का क्या हो जाएगा? क्यू। फोर वाले का क्यू यहाँ पे मैच किया। और इसके बाद क्या बचेगा? हाँ, ओके। और एट्रा साइटिलोसाइड, ये आपका होगा एडीपी, ए टू एटीपी ट्रांसलोकेशन, मतलब कि ये वाले का, आर वाले का। और क्या दे रखा है? ओलिगोमाइसिन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस, क्यू वाले का एस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये वाले टेबल, ये वाले क्वेश्चंस को ना थोड़ा सही से रख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपका बन सकता है मैचिंग कराने के लिए। ये इतना सारा इनहिबिटर दिया है और यहाँ पे इसके टॉपिक वो दे रखे हैं प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। इसको कॉपी पे सही से बना लीजिएगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके लिए मैचिंग क्या है? पहले वाले का पहला है, तीसरे वाले का भी पी है, पाँचवें वाले का भी पी है, सातवें वाले का भी पी है। ये पाँच तो सिर्फ इसी के लिए है, राइट। बाकी सेकंड वाले का क्या है? आर है। और थर्ड वाले का क्या है? पी हो गया। और फोर्थ वाले का क्या है? क्यू है, डाइनाइट्रोफिनॉल। और उसके बाद इस वाले का ये है। हाँ। Which of the following statement about the structure and property of a cytochrome C are incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट साइटोक्रोम सी के लिए इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और अच्छा, ऑप्शन में दे रखा है इट कंटेन वेरी लिटिल अल्फा हेलिक्स एंड बीटा बैट सीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, इट लैक अ हिम, और it has retained a highly conserved conformation throughout the evolution and it is soluble in water। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है।
साइटोक्रोम सी कोई इंटीग्रल प्रोटीन ही है, पहले तो यही गलत है। और कंटेन अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लेट सीड्स इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, नहीं, साइटोक्रोम सी नहीं है। साइटोक्रोम सी आपका जैसे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, तो इंटीग्रल और पेरिफेरल कॉन्सेप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आता है। नहीं नहीं, वो उसके बेस पे नहीं है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब सिर्फ मेम्ब्रेन के लिए होता है, और ये साइटोक्रोम जो सी होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। अरे भाई, ओके। ये आपके दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, और इट लैक अ हिम, मतलब कि इसके पास इट लैक अ हिम। स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, इसके पास साइटोक्रोम के पास होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब कि ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही है, 1 2 3। बाकी ये सॉल्युबल होता है वाटर में और हाईली कंजर्व होते हैं साइटोक्रोम सी वाले, इवोल्यूशन के टाइम पे ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, मतलब कि यही तीन स्टेटमेंट गलत है इसके बारे में। ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होती है, इसके पास हीमोग्लोबिन होता है, मतलब हीम होता है जहाँ पे लेकर का लैक होता है, और ये अल्फा बीटा का हेलिकल का सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं रखता, ये नॉर्मल वो है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? हाँ, साइटोक्रोम सी वाटर सॉल्युबल है। Which of the following statement relating to the photosynthesis are correct? फोटोसिंथेसिस को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। देखिए जरा फटाफट। कैरेटिनॉइड प्रोटेक्ट अगेंस्ट टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीसीज, ये आपके एसेसरी पिगमेंट में आते हैं, और एसेसरी पिगमेंट का काम बेसिकली वही होता है, फोटोलाइटिक डिब्रीजेस से क्या करते हैं, बचाने का काम करता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट सही है। व्हेन प्लांट यूटिलाइज ब्लू लाइट दे कैन हार्नेस मोर एनर्जी देन व्हेन दे यूटिलाइज द रेड लाइट। सो ग्रीन ब्लू रेड ये तीन आपके लाइट यूज किए जाते हैं, तो इनमें से सबसे अच्छी, मतलब इसके कंपेरिजन में इसका ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं, रेड वाले का ज़्यादा होता है, सॉरी, रेड ऑफ इफेक्ट आपको बता। हाँ, रेट ज़्यादा होगा, ब्लू कम होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ओके। द पोरफायरिन रिंग इन द बोथ क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिन हैज मैग्नीशियम, नहीं, ये गलत है। और केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ पोरफायरिन रिंग अल्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा, यस, अगर आप उसको दोनों में पूछा गया है। The Z scheme depicting the flow of electron in photosynthesis is based on oxidation potential। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेस पे होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। कार्बोक्सी जोम, हाँ जी। अरे ये सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आपको। कार्बोक्सी, नहीं नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके फोटोसिंथेसिस वाले यूनिट से हैं, जो कि आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। आप खोजिएगा तो मिलेगा। कार्बोक्सिसोम्स आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन सर्टेन प्रोकैरियोट्स। सर्टेन प्रोकैरियोट्स में कार्बोक्सी सोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ये स्टेटमेंट इनका सही है। इफ्लक्स ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम द थैलाकॉइड ल्यूमेन इनटू द स्ट्रोमा हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ रूबिस्को, यस, रूबिस्को को एक्टिवेट करने के लिए ये जरूरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका सही है। तो स्टेटमेंट गलत कौन सा है, सिर्फ आपका ये थर्ड नंबर गलत है, और सेकंड नंबर गलत है। तो 1 4 5 6 7 सही है, कहीं है क्या? 1 4 5 6 7, डी सही है। ओके, विच आर द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स डिनोट्स पी क्यू एंड आर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? फियोफाइटिन इज द पी मॉलिक्यूल in which the central atom Q has replaced by two atom of R। बताइए।
पूछ रखा है करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स डिनोट बाय पी क्यू आर। पी क्यू आर को डिनोट करने वाले कौन से हैं? Pheophytin is a P molecule in which the central atom Q has replaced by two atom of R। तो क्या बताएगा? सो डेफिनेटली पी मोल मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि पी क्यू आर आपको नाम देना है, किस मॉलिक्यूल्स को आप देंगे, डिनोट करेंगे। इसमें आपको बताया जा रहा है फियोफाइटिन इज अ पी मॉलिक्यूल। फियोफाइटिन जो है वो पी मॉलिक्यूल है, इन विद द सेंट्रल एटम क्यू है। तो मतलब पी क्या होगा, जो कि फियोफाइटिन का मॉलिक्यूल होगा, और जिसमें सेंट्रल एटम क्यू होंगे, जिसको रिप्लेस किया जाएगा दो एटम आर से। तो यहाँ पे आर क्या होगा? जैसे आर यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या जिंक कॉपर मैग्नीशियम, ये होगा या ये होगा। तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल का पार्ट होता होगा फियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन इज अ पी मॉलिक्यूल, मतलब कि यहाँ पे पी क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल दो के लिए दे रखा है आपको, और क्लोरोफिल के अंदर में क्या होता है? मैग्नीशियम। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन पे देखना है। और क्यू हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई टू एटम ऑफ आर। तो मैग्नीशियम आयन का जब वहाँ पे बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है, ना कि ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब पी आपका क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्यू क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। आर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। क्लोरोफिल के अंदर में मैग्नीशियम पाया जाता है, और मैग्नीशियम का जो वो होता है, वो वहाँ पे दो एटम्स क्या होते हैं, इसके आर के रिप्लेस किए जाते हैं जब वो क्यू एटम आता है वहाँ पे, मतलब मैग्नीशियम एटम आएगा। तो मैग्नीशियम से बॉन्ड बॉन्ड बनाता है आपका सारा रिंग में, जो पोरफायर रिंग जो होते हैं उनके साइड वाले हाइड्रोजन। सब लोग चले गए क्या? अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लग रहा है कि अब आप लोगों का रिवीजन धीरे धीरे कम कम हो रहा है क्या? ओके, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फोटोसिंथेसिस आर करेक्ट? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। स्क्रीन बड़ी हो गई, दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, अभी तो स्क्रीन नॉर्मल है। हाँ हाँ, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके लिए। अवनीत चली गई क्या? ये गलत है। Photosynthetic reaction center contain three nearly 300 chlorophyll molecule and release one molecule of oxygen require a minimum 8 photon। ये सही है। आपके 8 फोटोन निकलते मीन्स लाइट निकलता है, तब जाकर के वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है। तो क्यू स्टेटमेंट सही है। और क्या है? द नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी इज एनहांस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जिया जेंथिन। जिया जेंथिन के द्वारा फोटो क्वेंचिंग जो हो रही है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी, द फोटोकेमिकल। ये अच्छा अच्छा अच्छा, PS1 में कहाँ पे स्प्लिटिंग होती है जरा बताइए तो। हाँ हाँ, PS सेकंड में होता है। वाटर वाटर अरे भाई, वाटर मारेंगे ना। जेड स्कीम में पहले सेकंड आता है फिर फर्स्ट आता है, तो ऑप्शन नंबर एस गलत है। ऑप्शन एस गलत है, ऑप्शन पी गलत है, ऑप्शन सी सही है, और सॉरी क्यू सही है, और आर भी सही है। तो क्यू एन आर कहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है। Which of the following statement about the ribulose 1,5 bis phosphate carboxylase रुबिस्को is incorrect? इसके बारे में बहुत पढ़ाया था, तो रुबिस्को के बारे में जरा देखिए क्या क्या है आप लोगों का हिसाब किताब, आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, इट इज प्रेजेंट एट लो कंसंट्रेशन इन द क्लोरोप्लास्ट। बाप रे बाप रे, रुबिस्को सबसे हाईएस्ट पाया जाने वाला एंजाइम माना जाता है।
इतना ब्लंडर मिस्टेक क्यों करेगा कोई? गलत है ये स्टेटमेंट। हाईएस्ट नोन एंजाइम पूरे बायोस्फीयर में पाया जाने वाला अगर कोई है तो ये रुबिस्को है। तो ये स्टेटमेंट पहला क्या आपका गलत है। इसके बाद इट इज एक्टिवेटेड बाय द एडिशन ऑफ CO2 टू द अमीनो ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक लाइसिन टू फॉर्म कार्बामाइड देन बाइंड टू द एवेलेबल। हाँ, CO2 से इसका एक्टिवेशन होता है। इसके पास हाँ, दोनों इसके पास एक्टिविटी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इट कैटलाइज वन पार्ट ऑफ इट्स रिएक्शन सीक्वेंसेस एक्सट्रीमली एक्सर्गोनिक रिएक्शन देन क्लीवेज ऑफ 6 कार्बन डाइऑल डेरिवेटिव्स ऑफ अर्बिनिटॉल टू फॉर्म 2 3 कार्बन कंपाउंड्स। Okay, or it catalyze reactions between the ribulose 1,5-phosphate and O2 that decreases the efficiency of photosynthesis. Yes, ये भी ये करता है। अरे करता है नहीं तो। हाँ जी, जब फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो क्या पढ़ा आपने? फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जब ये आपका RUBP रिएक्शन करता है O2 से, वहां पे रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉरी, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, और ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? नहीं नहीं, पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो पहला ही वाला सही मतलब गलत है, मतलब बाकी फालतू एनर्जी वेस्ट। पहला ऑप्शन आपका सही है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा। हाँ, लेकिन सबको जान लीजिए कि हाँ क्या होता है। ओके, सो बेसिकली अभी तक आप लोगों ने देखा कि बायोकेमिस्ट्री के लगभग सारे जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड और लिपिड से लेकर के पूरा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। जहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी आप लोगों की एनर्जी बनी रही, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों का लेवल और कंसंट्रेशन ड्रॉप डाउन होता मिला। और शुरू। हाँ जी, उससे भी करा देंगे। पूरी बायोकेमिस्ट्री एक क्लास में थोड़ी ना हो सकती है। अच्छा, ओके। वैसे ये बताइए कि ओवरऑल ओवरऑल ये जो सेशन अभी चला, इससे कुछ बेनिफिट समझ में आया आप लोगों को?